तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले आपको बता दूं कि कुकू एफएम ऐप पर भी तमाम तरह की कहानियां आती हैं, आपके मनपसंद की कहानियां, अलग अलग सब्जेक्ट की कहानियां। तो आप अपने शौक की कहानियां वहां सुन सकते हैं। क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, उसमें ज़्यादा जानकारी है। और ऐसी तमाम अनगिनत कहानियों में एक कहानी है ठग बहराम की, जो शायद देश का सबसे बड़ा सीरियल किलर भी है। तो वो कहानी भी वहाँ मौजूद है। तो जब भी आपका जो सुनने का मन करे तो कुकू एफएम ऐप पर आप जाकर अपने मनपसंद की कहानियाँ सुन सकते हैं। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। आज की कहानी थोड़ी डिफरेंट और बहुत सारे लोगों ने काफ़ी वक्त से, बल्कि अब तो मैं भूल गया, बहुत पहले पहले भी मेल आते थे और अभी हाल में बहुत सारे आए तो मैं टालता रहा, लेकिन मैंने कहा आज दिलचस्प कहानी है इसलिए आपको सुनाता हूँ। दुनिया के जितने भी राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं, आपको ये पता है कि वो एक साथ ट्रैवल नहीं करते। जैसे अमेरिकी प्रेसिडेंट है, तो अगर अमेरिकी प्रेसिडेंट किसी सफ़र पे हैं, किसी दूसरे देश जा रहे हैं या अपने ही देश में जा रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, तो वो एक ही प्लेन में नहीं बैठेंगे और एक साथ नहीं जाएंगे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि अगर ऊपर वाला ना करे कोई ऐसा हादसा हो तो दोनों की मौत एक साथ ना हो, ताकि जो सरकार है, सिस्टम है, वो सुचारू रूप से चल सके ईजिली। तो इसीलिए एक साथ ट्रैवल नहीं करते। और ये बहुत सारे देशों की बातें हैं, अपने यहाँ भी है। जैसे जितने भी राष्ट्र अध्यक्ष हैं, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, प्रोटोकॉल भी है। वो अलग प्लेन में जाएंगे, वो अलग प्लेन में जाएंगे। तो बल्कि ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर की प्लेन में कौन कौन बैठ सकता है, प्रेसिडेंट के प्लेन में कौन बैठ सकता है, डूज एंड डोंट्स हैं। लेकिन एक साथ सफ़र नहीं करते हैं, इसीलिए कि अगर ऐसा कुछ हो, कोई हमला हो, कोई तकनीकी खराबी हो, तो जो पूरा शीर्ष नेतृत्व है वो कम से कम बचा रहे कुछ, ताकि उस क्राइसिस की घड़ी में देश को आगे बढ़ा सके। अब ये देश सरकार यहाँ तक तो समझ में आती है, बट क्या आपने कभी सोचा है कि कोई एक ऐसी कंपनी हो और उस कंपनी के पास एक ऐसा फॉर्मूला हो जो किसी को पता ना हो सिवाय उस कंपनी में दो लोगों को छोड़कर। और वो फार्मूला सिर्फ उन दो लोगों को पता नहीं है, बल्कि जिन दो लोगों के पास ये फार्मूला है, ये वो जानते हैं उसकी रेसिपी, वो दोनों कौन है ये बाकी लोगों को पता ना चले। मतलब एक तो फार्मूला सीक्रेट, ऊपर से ये फार्मूला दो लोगों के पास है, वो दो लोग कौन है ये भी किसी को ना पता हो। और वो दो लोग जिनके पास ये फार्मूला है वो सेम इसी तरह अलग अलग देशों के राष्ट्र अध्यक्ष की तरह, जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की तरह, कभी एक साथ ट्रैवल नहीं करेंगे, एक साथ सफ़र नहीं करेंगे। क्यों? अगर कुछ हो गया तो फिर फार्मूला तो उन्हीं दोनों को पता है, उन्हें ही मालूम है उन्होंने कहाँ रखा है और उसकी जानकारी क्या है। तो फिर आगे ये फार्मूला कैसे पहुँचेगा, कंपनी कैसे चलेगी? तो बहुत सोच समझ कर ये सारे फैसले लिए गए। आज भी इस कंपनी के इस फार्मूले को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं। कोई कहता है बहुत ही खुफिया ठिकाना है, किसी गुफा में है, कहीं और है, किसी तिजोरी में है, मालूम नहीं इसका फार्मूला कहाँ है। मैं बात कर रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक, ये फिर ये कि हमारे यहाँ एक ऐड भी आया था, ठंडा बोले तो कोका कोला, कोका कोला कंपनी की। एक रिसर्च और रिपोर्ट ये भी है कि इस पूरी दुनिया में एक नाम जो सबसे ज़्यादा लोग जानते हैं, कोई भी एक नाम जिसके बारे में सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया के लोगों को पता है, करीब 6 अरब आबादी है दुनिया की, और उन 6 अरब लोगों में से एक नाम जो दुनिया के ज़्यादातर अलग अलग भाषा, बोली, इलाके में रहने वाले लोग जानते हो, तो बताया गया था कि वो एक नाम है कोका कोला। कोका कोला से ज़्यादा नाम इस दुनिया में कोई जानता ही नहीं है। तो अब सोचिए कि ये कंपनी कैसी होगी। कोका कोला की पूरी कहानी क्या है, ये कैसे शुरू हुआ, कैसे आगे बढ़ा, और क्यों इसकी रेसिपी को इतना सीक्रेट रखा जाता है, ये सारी कहानी आपके सामने। लेकिन उससे पहले एक थोड़ी सी हल्की सी इसकी झलक बताता हूं। करीब 2 अरब बॉटल कोक के, अलग अलग उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लिक्विड, हर रोज दुनिया में खपत होती है। 2 अरब बॉटल के करीब हर रोज मैन्युफैक्चर होता है, तैयार होता है, बनता है। सोचिए 2 अरब बॉटल, अगर उस हिसाब से देखें तो हर सेकंड करीब 19,500 करीब के आसपास बॉटल
एक सेकंड में कोक के 19,500 बोतल तैयार होते हैं और पर डे 24 आवर्स में करीब 2 अरब बोतल बनते हैं। दुनिया में जितनी भी लिक्विड पीने वाली चीज़ हैं उसमें 3.1% शेयर कोका कोला के अलग अलग प्रोडक्ट्स का है, जो लिक्विड फॉर्म में है। कई प्रोडक्ट्स हैं कोका कोला के, कई देशों के अलग अलग कोला कंपनियों को उन्होंने खरीद कर अपने साथ कर लिया। कहते हैं कि कोका कोला के इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं लिक्विड कि अगर एक शख्स इस दुनिया में एक उनके उस प्रोडक्ट को पिए तो उसके हर प्रोडक्ट को पूरा कंप्लीट करने में, पीने में उसको 9 साल लगेंगे। अगर ये भी कहते हैं कि कोका कोला एक कंपनी ना होकर एक देश, एक कंट्री होता तो जो उसकी आमदनी और जीडीपी है पूरे दुनिया में उसकी रैंक 84 होती, लेकिन ये कंपनी है, सोचिए, देश नहीं है। दुनिया का हर चौथा इंसान कोका कोला पीता है, ये भी एक रिसर्च है। एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी दुनिया की सबसे अमीर महंगी कंपनियों में से एक, जो खूब ऐड देते हैं, इनसे ज़्यादा ऐड कोक देता है। और जितने बड़े आप टूर्नामेंट और वो देखिए कोका कोला, उसमें बहुत सारे थे। हालांकि इसी में मुझे याद आया जो काफ़ी सोशल मीडिया पे भी था, रोनाल्डो जो फुटबॉलर सुपरस्टार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सामने कोक की बोतल रखी थी, उन्होंने हटा दिया था कि इससे सेहत ख़राब होती है, और पानी की बोतल रखा, जिसके बाद एक चलन हो गया, बहुत सारे लोगों ने रखना शुरू किया। अपने देश में तो खैर पान पराग और गुटखा बाकी चीज़ों के भी अपने बड़े बड़े सितारे जो हैं, फिल्मी सितारे, वो ऐड करते हैं। और यहाँ एक इतना बड़ा फुटबॉलर और वो कोक जैसी बड़ी और ताकतवर कंपनी के प्रोडक्ट को अपने सामने से हटा देता है, और हटाता है उसके बाद अगले कई दिनों तक उनका शेयर जो है बुरी तरह से गिर जाता है। कहते हैं कि इसी कोका कोला की वजह से एल्युमिनियम की डूबती हुई पूरी जो इंडस्ट्री थी वो वापस जिंदा हो गई। अब कहेंगे कोक का एल्युमिनियम से क्या लेना देना, तो उसकी वजह ये है कि कोक ने पहले अपने बॉटल, कोक का अपना एक बॉटल है, बाद में वो केन लेकर आए थे, और केन एल्युमिनियम की है, और उसके बाद अब जिसके 2 अरब प्रोडक्ट हर दिन है, तो एल्युमिनियम की इंडस्ट्री वापस फिर से जम गई। तो ये तो कुछ खासियत है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये कोका कोला की शुरुआत हुई कैसे। ये इत्तेफाक से शुरू हुई, और एक अमेरिका के घायल फौजी ने सबसे पहली बार कोका कोला की एक तरह से उसका ख्याल आया और उसने इसकी बुनियाद रखी। कहानी बड़ी दिलचस्प है। अमेरिका में 1865 के आसपास सिविल वॉर चल रहा था। अमेरिका अपने अंदर गृह युद्ध में अपने ही लोगों से लड़ रहा था 1865 में, और तब वहाँ पे उनका एक फौजी था, लेफ्टिनेंट कर्नल, जिसका नाम था, इस लेफ्टिनेंट कर्नल का, जो एक जंग में, उसी सिविल वॉर के अंदर अलग अलग लड़ाई हो रही थी, तो उसमें ये घायल हो गया था। जॉन पेम्बरटन एक लेफ्टिनेंट कर्नल अमेरिकी आर्मी का, सिविल वॉर के दौरान लोगों को कंट्रोल करने में वो जख्मी हो गया। जख्मी के बाद उसका ऑपरेशन हुआ, लेकिन दर्द गया नहीं, उसे बड़ी तकलीफ होती। अब उस तकलीफ से निजात पाने के लिए एक तो उसे आर्मी छोड़ना पड़ा, उसने ड्रग्स का सहारा लेना शुरू किया। ड्रग्स का वो ड्रग्स लेता तो उसे लगता कि अब दर्द कम हो रहा है, ड्रग्स के नशे की वजह से। अब धीरे धीरे ड्रग्स ने उसके दर्द को कम करने का उसको एहसास दिलाया, लेकिन अब उस चक्कर में उसने इतने ड्रग्स लेने शुरू किए कि अब ड्रग्स का भी असर नहीं हो रहा था। तो उसने सोचा कि अब क्या ऐसी चीज़ निकालूं जिससे कि वापस मुझे पेन ना हो, तकलीफ ना हो, दर्द ना हो। अच्छा, ये बंदा पहले एक फार्मेसी में काम करता था, वहाँ एक रिसर्चर था अमेरिकी आर्मी ज्वाइन करने से पहले, पेम्बरटन। तो ड्रग्स का असर धीरे धीरे, क्योंकि कोई भी चीज़ आप ज़्यादा लेते हैं उसका असर कम हो जाता है, उसने ड्रग्स इतने लिए अपने दर्द को दूर करने के लिए कि अब ड्रग्स ही बेकार होने लगा। तो उसने कहा कुछ नया ईजाद करते हैं। चूँकि वो एक फार्मेसी में काम कर चुका था, रिसर्चर था, अब उसने नया प्रोडक्ट बनाने की सोची, कुछ ऐसी चीज़ जिसको पीने से, खाने से दर्द का एहसास ना हो। अब उसने बहुत सारे ऐसी रिसर्च करना शुरू किया। इसी दौरान में उसको एक साथी और मिला जिसका नाम था फ्रैंक रॉबिन्सन, और इन दोनों ने मिलकर अब एक केमिकल कंपनी शुरू की अपनी, चूँकि वो फार्मेसी का एक्सपर्ट भी था। और यहाँ पे उसने अलग अलग तरह के तमाम लिक्विड और ये वो सारी चीज़ों पर रिसर्च बनाना शुरू किया, टेस्ट करता फेंकता गया। आखिरकार मई 1886 में इन दोनों ने मिलकर एक तरल पदार्थ बनाया, एक लिक्विड बनाया, और इसमें इन्होंने सोडा मिलाकर, बाकी उन्होंने जो अपना केमिकल और बाकी चीज़ें डाली, सोडा मिलाया
और लोगों को टेस्ट करने के लिए दिया, खुद भी लिया। अब लोगों ने टेस्ट किया तो उन्हें अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि चलो ये तो ड्रिंक पसंद आ गई। अब ये शुरुआत थी। अब उसके बाद धीरे धीरे जब लोगों को पसंद आया तो इन्होंने उसमें बाकी चीज़ें मिलानी शुरू की, जिसमें कोक पत्ती, कोका पत्ती एक वहाँ पे उगती है, वो कैफीन वाले जो सिरप का नुस्खा था उसमें से कुछ नुस्खा इन्होंने उठाया, और फिर इन दोनों को मिलाने के बाद अब एक नया ड्रिंक तैयार किया। और तब पहली बार फ्रैंक ने ही इस ड्रिंक का नाम रखा कोका कोला, क्योंकि ये कोरा अखरोट के कोका पत्ती को इसमें मिलाया था, तो वहां से उन्होंने कोक उठाया और इस प्रोडक्ट का नाम रखा कोका कोला। अब इन्होंने कोका कोला तो बना लिया, इसके बाद लोगों को कहा कि भाई आप खरीदो। जो शुरुआती इन्होंने ली कि तब ये ग्लास में बेचते थे खुद ही, बॉटल प्लांट तो था नहीं, खुद ही बनाते थे बाल्टी या किसी चीज़ में और बेचते थे। तो 5 सेंट एक ग्लास के चार्ज करते थे उस जमाने में, और लोगों ने लिया। फिर 8 मई 1886 को पहली बार अमेरिका में एक जैकब फार्मेसी इन्होंने जो खोला, उसकी दुकान पर कोका कोला को बेचा गया। 8 मई 1886 को फर्स्ट टाइम यहां से कोका कोला का जन्म हुआ। लेकिन जन्म तो हो गया, पर कोका कोला अभी वैसी मशहूर और वैसे कोई था नहीं, क्योंकि ये ग्लास के हिसाब से बेच रहे थे, नया नया टेस्ट था, कुछ लोगों को पसंद आए, कुछ को नहीं आए, और इनके अच्छे खासे केमिकल बाकी चीज़ों में खर्च हो रहा था। तो पहले साल इनके सिर्फ पर डे करीब 9-10 गिलास बिकती थी, हर दिन 9 से 10 गिलास बस। तो अब 9 से 10 गिलास 5 सेंट के हिसाब से जोड़ लीजिए आप, करीब बहुत ही कम। और जबकि पहले साल फिर भी इतना बेचने के बाद इन्होंने पूरे 365 दिन में अराउंड $50 का प्रॉफिट कमाया, $50 पहले साल में 1886 में। लेकिन ये बड़ी रफ्तार स्लो थी, सुस्त थी, इन्हें लगा कि ये ऐसे कब तक चलेगा। अब इसके बाद 1887 आ गया। 1887 में अब ये जो फार्मूला बनाया था कायदे से पेम्बर्टन और उसके साथी फ्रैंक ने, उन्हें लगा कि बड़ी मेहनत भी है, बिक्री भी नहीं है, इतने पैसे भी नहीं है कि इसका वो प्रमोट करें, इसको ऐड वैड थे, ये सोचा भी नहीं था। तो 1887 आ गया, 1 साल पूरे हो गए इन लोगों को अपना कोका कोला छोटी छोटी दुकान पे गिलास में बेचते हुए। लेकिन फिर ये फार्मूला इन्होंने अपने पास रखा नहीं, उनको लगा कि इतना हमारे पास ना फंड है ना पैसे हैं कि हम इसको बड़े पैमाने पे कर सकें। तो आखिरकार अटलांटा के एक बिजनेसमैन ने 1887 में सिर्फ $2300 $2300 देकर यह फार्मूला इन दोनों से खरीद लिया। कोरा पत्ती, उसके अंदर कुछ और जो मिलाते थे, केमिकल मिलाते थे। तो इस अटलांटा के बिजनेसमैन ने, जिनका नाम था ग्रिग्स कैंडलर, उन्होंने पेम्बर्टन और फ्रैंक से कहा कि तुम हमें दे दो, अब हम करेंगे, और सिर्फ $2300 में अब अटलांटा के इस बिजनेसमैन ने इसको अपना खरीद लिया। खरीदने के बाद अब उसने बड़ा तरीका अपनाया, वही जो अंग्रेजों ने हमारे देश में किया था। जब अंग्रेज यहाँ आए थे हमारे पास, पहले हम लोग चाय नहीं पीते थे, चाय के आदी नहीं थे। अब अंग्रेज चाय लेकर आए, बट उन्होंने लगा कि कौन पिएगा, खरीदेगा, महंगा है, तो उन्होंने पहले लत लगवाई। हर बड़े शहरों में, गांव कस्बों में, चौराहों पर बड़े बड़े बर्तन में वो चाय बना के रखते और लोगों को मुफ्त पिलाते थे कि आओ चाय पियो। लोग चाय पीने लगे, धीरे धीरे उनको चाय की आदत होने लगी। जब आदी हो गए तो फिर अंग्रेज़ ने वही अपनी चाल चली, उन्होंने कहा अब मुफ्त में नहीं देंगे, अब तो पैसे दो और चाय पियो। तो अब आदी हो चुके थे लोग, तो उन्होंने कहा चलो भैया आप पैसे दे के ही पिएंगे। तो अटलांटा के इस बिजनेसमैन ने सेम फार्मूला अपनाया। उसने ये फार्मूला खरीदा कोक का, उसने इस कोक को बनाने के लिए सब कुछ तैयार हो गया, लेकिन उसने कहा कि इसकी मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। मार्केटिंग के लिए और लोगों को लत लगाने के लिए पहले उसने कहा कि मुझे नुकसान उठाना पड़ेगा तो उठाऊंगा। इसके बाद इसने फ्री कोक के ड्रिंक्स के कूपन बांटने शुरू कर दिए लोगों में कि आओ ये कूपन दिखाओ और कोक फ्री पियो। अब लोगों ने धीरे धीरे पिया, उनको उसका टेस्ट, स्वाद अच्छा लगने लगा। जब अच्छा लगने लगा तो धीरे धीरे मशहूर होता गया। फ्री की चीज़ किसको पसंद नहीं है। तो भाई ने खूब डॉलर लगाए, इसमें कूपन बांटे, फ्री सबको पिलाया। अब उसके बाद यहाँ से कोक मशहूर होना शुरू हुआ कि एक अलग कोल्ड ड्रिंक आई है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। इसके चलते चलते इसके बाद अगले मतलब 87 की बात है, 90 सिर्फ 3 साल में अटलांटा के इस बिजनेसमैन ने कोक की लत लगा दी अमेरिका को, दूसरे शहरों तक पहुंच कर। 1890 आते आते अमेरिका के लोग जान चुके थे कि कोका कोला नाम का एक कोल्ड ड्रिंक है और उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है।
तो वो पीने लगे। बल्कि उस ज़माने में ये भी था कि बहुत सारे लोग कोल्ड ड्रिंक या कोका कोला सिर्फ इसलिए पीते थे, उन्हें लगता था कि इसके पीते ही सर का दर्द गायब हो जाता था, थकान दूर हो जाती है। तो कई लोगों को लगता था ये कोक मेडिसिन के तौर पे काम कर रहा है, उनके जहन में ये बात थी। और इसलिए जब भी उन्हें सर दर्द होता, थकान होती, वो एक बोतल खरीदते और कोक पीना शुरू कर देते। यहीं से रफ्तार पकड़ी कोक ने। इसके बाद बहुत सारे फिर अलग अलग लोग आते गए और कोक ने अपनी कंपनियां शुरू की। फिर अमेरिका से बाहर निकला, अमेरिका के बाहर उन्होंने बेचना शुरू कर दिया और ये सिलसिला चलता रहा। इसमें एक दिलचस्प कहानी ये थी कि 1919 में 1919 में कोक को लॉन्च हुए हुए करीब अब 30 साल हो चुके थे, मतलब पॉपुलर हुए हुए। एक दूसरी कंपनी जिसके ऑनर थे अर्नेस्ट वुडरफ, तो इस कोक की कंपनी को खरीदने का फैसला किया अटलांटिस के उस बिजनेसमैन से। अब इसके लिए लेकिन उन्होंने पैसे चाहिए थे। उन्होंने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया कि मैं कोक कंपनी खरीद रहा हूं। तो बैंक वालों ने कहा कुछ गिरवी रखी। तो उन्होंने कहा कि गिरवी रखने के लिए तो कुछ है नहीं। इन्होंने क्या किया कि ठीक है, वो जो कोक की रेसिपी है, सीक्रेट रेसिपी जिससे बनता है, उसकी एक ही कॉपी थी उस वक्त। उन्होंने कहा कि हम ये रेसिपी गिरवी रख रहे हैं, और बैंक मान गया और उस रेसिपी को गिरवी रखा और लोन दिया। 1925 में 19 में ये लिया था। 6 साल के बाद उन्होंने उस रेसिपी की गिरवी को वापस छुड़वा लिया क्योंकि पैसे इतने कमा रहे थे। उसके बाद फिर ये रेसिपी कहीं रखी नहीं गई। आखिरी खबर यह है कि 2011 में, अभी 11 साल पहले, इस कोक की रेसिपी को एक बहुत ही सिक्योर तिजोरी में रखा गया। अब सवाल यह है कि कोक की इस रेसिपी में ऐसा क्या है जिसको कोक वाले बताना नहीं चाहते, और इस रेसिपी को इतनी खुफिया तरीके से रखने का मकसद और मतलब क्या है। तो यहां जो मैंने आपको शुरू में बताया, इस कोक की पूरी रेसिपी में कुछ चीजें हैं, जैसे इसमें जो चीजें मिलाई जाती हैं, बाकी तो सब पता है कौन सा कंटेंट्स कितना है क्या है, लेकिन एक खास फ्लेवर और टेस्ट वो दुनिया में किसी को नहीं मालूम। अब कोक ने अपने बोतल का भी पेटेंट करा रखा, जो कांच की बोतल आती है, आपने देखा हो, उस तरह का बोतल फिर किसी और के नहीं, उन्हीं के नाम पे पेटेंट है वो। तो बहुत बार ये सवाल उठा कि कोक अगर अपनी रेसिपी को पेटेंट करा ले तो नुकसान क्या है, कोई यूज़ तो और कर नहीं सकता। लेकिन उसमें कई कानूनी अड़चन है कि एक ख़ास मुद्दत के बाद फिर वो लोगों तक पहुँचेगा। इसी में कहानी ये भी है कि इंडिया में कोक 1952 में आ गया था, लेकिन फिर 77 में इमरजेंसी के बाद जब सरकार आई तो कोक ने हिंदुस्तान छोड़ दिया था। उसकी वजह यह थी कि कुछ नए कानून आ गए थे, और उस नए कानून के तहत कुछ ऐसी चीज़ें थी कि कोक कंपनी को अपनी जो है भारतीय जिसके साथ कोलैबोरेशन के साथ बेचना था, तो कुछ हिस्सेदारी उनको देनी थी। और फिर उसी लाइसेंस के तहत उनको, जब लाइसेंस यहाँ पे वो भेज रहे हैं सब कुछ, तो उनको ये रेसिपी का फार्मूला भी बताना था। तो कोक ने कहा कि हम अपनी रेसिपी का फार्मूला तो नहीं बताएंगे, देश ज़रूर छोड़ देंगे, और उन्होंने इंडिया छोड़ दिया। फिर वापस 90s में आए थे कोक। तो कहते हैं कि कोक की जो रेसिपी है, वो रेसिपी की वजह से ही कोक का टेस्ट है। और कोक जितने भी मालिकान हुए अब तक, जिसने खरीदा वो रेसिपी के आगे देता गया, और इस रेसिपी को वो बहुत ही खुफिया तरीके से रखते हैं। और सिर्फ 2 लोग ऐसे होते हैं जो फाइनल उसमें क्या डालना है वो निकलता है और वो जाता है, और वो किसी को पता नहीं होता है। और हर बार ये होता है कि 2 ही लोग होंगे जिनको इस रेसिपी के बारे में पता होगा कि ये रेसिपी कहाँ है, कहाँ रखा हुआ है, इसमें क्या है। और वो 2 लोग कौन होंगे? ये होंगे कंपनी के ही। अब मालिकान के घराने के होंगे या क्या, लेकिन कंपनी के होंगे। लेकिन वो 2 कौन होंगे उनको भी खुफिया रखना पड़ेगा कि उनके नाम नहीं जाहिर होंगे कि इन दोनों को रेसिपी पता है, कि क्या पता कल किडनैप हो जाए, कुछ और हो जाए। दूसरा, ये दोनों कभी एक साथ सफ़र नहीं करेंगे। तीसरा, अगर इनमें से किसी एक की मौत हो जाए तो इन दोनों को कहा जाता है कि आप अपना उत्तराधिकारी पहले चुन लो, कि अगर आपको कुछ हो गया तो आपके बाद ये रेसिपी किसके पास जाएगी। तो अपना उत्तराधिकारी चुन लेते हैं पहले ही मरने से, और फिर ये रेसिपी उनको आगे पास कर दी जाती है। तो इस तरीके से इस रेसिपी को ये आगे पीछे करते रहते हैं। अब जब ये इंडिया में आया कोक, उसके बाद चला गया, फिर 90s में आया। कोक ने ये किया कि हर दुनिया में जो अलग अलग लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे अपने यहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट थे, आपको याद होगा एक कैंपा कोला पहले अपने यहाँ बहुत चलता था। 77 के बाद जब कोक लौट गई, यहाँ से हिंदुस्तान छोड़ दिया, तो ये इन सब की भरमार थी, और उस वक्त एक बहुत मशहूर था कोका कैंपा कोला।
मुझे याद है कनॉट प्लेस में उसका एक बिल्डिंग भी है, प्लांट भी है, बल्कि मैं गया हूँ कई बार, क्योंकि एक मेरे दोस्त हैं, उनके फादर वहाँ काम करते थे। तो कैंपा कोला था, थम्स अप, ड्यूक, यहाँ तक कि उस वक्त कहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से भी एक कोल्ड ड्रिंक लॉन्च की गई थी और उसका नाम था 777। तो 777 भी था, हालांकि वो चला नहीं, लेकिन बाद में जब कोक कम बैक करती है 90s में यहाँ, तो कोक का यही है कि मार्केट पे कब्जा करने के लिए छोटी मोटी जो कंपनियां हैं वो तो हटेंगी। तो कैंपा कोला को कोका कोला ने खरीद लिया और अब वो अपने ब्रांड से सब कुछ बेचने लगी। तो आज भी कोका कोला दुनिया के सबसे बड़े जो कोल्ड ड्रिंक है, तरल पदार्थ बेचने वाली कंपनी, उनमें से एक, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली और दुनिया के सबसे ज़्यादा देशों में सबसे ज़्यादा लोगों तक पहुंच रखने वाली कोई एक प्रोडक्ट वो कोका कोला है। और इसीलिए कहते हैं कि शायद सबसे ज़्यादा नाम जो ज़ुबान पर है, चाहे वो अफ्रीकन हो, अमेरिकन हो, दूर दराज के हो, नाइजीरियन हो, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, किसी भी देश का जितने आपको नाम याद हो सकता है, 200 से ज़्यादा कंट्री, हर जगह इनकी दखल है। हाँ, एक नॉर्थ कोरिया में इसके ऊपर रोक है, कोका कोला के ऊपर। तो नॉर्थ कोरिया में कोका कोला नहीं बेच सकते आप। और इसके अलावा एक और देश है, दुनिया में सिर्फ 2 ही देश हैं जहाँ पे कोक पे बैन है, एक नॉर्थ कोरिया और दूसरा क्यूबा। यहाँ पे कोका कोला आप नहीं पी सकते और ना आप बेच सकते। अब उसकी अलग अलग वजह है, लेकिन यही 2 ऐसे देश हैं। इसके अलावा बाकी पूरी दुनिया में कोक का नाम, मुझे लगता है कि जितने आप लोग कभी ना कभी कोल्ड ड्रिंक ज़रूर पियोगे। हालांकि बाद में ये होता है बात कि कोल्ड ड्रिंक कम पियो, बच्चों को हम लोग दूर रखते हैं, बहुत चीज़ें हैं क्योंकि सेहत से खिलवाड़ भी है, तो ये फैक्ट है। तो वैसे भी कोल्ड ड्रिंक कम पीनी चाहिए। ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि कोक की कहानी सुनानी थी, ऐसा ना लगे, तो मैं खुद कह रहा हूँ कि पानी सबसे बेस्ट है, पानी पीजिए। कोका कोला हो चाहे फिर कोई भी कोला हो, कोशिश करें कि ना ही पिए तो बेहतर है, क्योंकि जो चीज़ सेहत के लिए अच्छी नहीं, फिर उससे क्या आप पीना। तो आज कहानी में इतना ही, बताइएगा ज़रूर, क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग इसकी एक तो फरमाइश की थी, फिर कहते थोड़ा डिफरेंट कहानी सुनाए। और हाँ, एक बात और बता दूं उससे पहले, जो बिहार में 4 लोग लास्ट ट्यूसडे को करीब 28 किलोमीटर तक गोलियां चलाते हुए गए थे, 10 लोगों को गोली मारी, एक की मौत हो गई। उन 4 को बिहार पुलिस ने पकड़ने का दावा किया है और ये कहा है कि ये दहशत फैलाने के लिए ऐसा कर रहे थे। लेकिन बहुत सारे सवाल जर्नलिस्ट ने पूछा तो बिहार पुलिस के पास उन सवालों के भी पुख्ता जवाब नहीं थे। और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख के मुझे ऐसा लगा कि शायद अभी खुद उन्हें ही पता नहीं है कि इन सब का मकसद और मतलब क्या था, ये पूरी तरह से क्या है, क्यों कर रहे थे। शायद अभी गिरफ्तार हुए हैं, पूछताछ हो, उसके बाद उन्हें वक्त मिले तो बताएं। लेकिन अभी आधा अधूरा खुलासा हुआ और लाइन में एक यही है बिहार पुलिस का कि ये सिर्फ दहशत फैलाने के लिए कर रहे थे। बाकी अभी जो खबरें निकल कर आएंगी तो डिटेल आपको ज़रूर बताऊंगा। बट आज की कहानी खत्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज आकाश साहू छत्तीसगढ़ से, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आकाश। प्रीति मानखेड़े, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे प्रीति। और अश्वनी भावसार जी ने भेजा है। साथ ही पायल बेन हिरेन भाई भदार का, अच्छा खासा नाम है इनका, लंबा चौड़ा, पर मुझे लगता है पायल बेन इनका नाम ठीक है। तो पायल बेन जी हैप्पी बर्थडे। और ये हिरेन भाई इनकी वाइफ हैं, तो बहुत बहुत बधाई एंड हैप्पी बर्थडे। और राजकोट से हैं। और एक और बात भी है, पायल बेन, अरे नमस्कार, मैं तो भूल ही गया, इन्होंने लिखा है कि ये राजकोट सेंट्रल जेल में है, पोस्टेड है। तो कभी आया अगर राजकोट सेंट्रल जेल तो पायल बेन जी आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। एडवेंचरस नौकरी होती है जेल के अंदर की, तो कभी मुलाकात ज़रूर होगी। कृष्ण चौधरी, बल्कि कृष्णा चौधरी जी, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे कृष्णा जी। और ये वीर चौधरी जी की पत्नी है। साथ ही आयुष पौडेल, इनका भी आज बर्थडे है, ये नेपाल से हैं। और विकास पौडेल ने भेजा है, तो हैप्पी बर्थडे आयुष। अंशु गुप्ता सिसोदिया, बल्कि हाँ, अंशु गुप्ता सिसोदिया का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अंशु जी, आप हमेशा अच्छी रहें। और संजय सिसोदिया साहब ने भेजा है, हालांकि ये बर्थडे इनका कल है 17, लेकिन एडवांस में हैप्पी बर्थडे, ताकि भूल ना जाए, गलती ना हो जाए। तो हैप्पी बर्थडे अंशु गुप्ता एक बार अगेन। इसके अलावा जोईता दत्ता, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे जोईता। ये क्राइम तक फैमिली की पुरानी मेंबर भी हैं।
और अभिजीत भौमिक ने भेजा है, उनकी वाइफ है ये, और साथ ही अनुभव और मृन्मयी ये उनके बेटे और बेटी हैं। तो हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा शिवाजी निम्बालकर, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे शिवाजी। शिव कुमार भारद्वाज का भी जन्मदिन है, लेकिन कल था तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे शिव। और मुकेश त्यागी ने भेजा है, साथ ही सूरज सिंह राजपूत, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सूरज। और सिद्धांत त्यागी ने भेजा है। रोशन झा, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे रोशन। साथ ही डरबी श्रद्धा, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे डरबी। और संतोष डरबी ने भेजा है। इसके अलावा जिया चोख, इन्होंने लिखा अभी 12 का एग्जाम दिया है, पर डे 10-12 कहानियां सुन लेती हैं। पता नहीं जिया, अभी तुमको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, इतना वक्त तुम अगर 10-12 कहानियां सुनोगे तो फिर बाकी क्या करोगे। और इनका एक सवाल है, मकतूल क्या है। तो मकतूल ये उर्दू का एक शब्द है। मकतूल मतलब जिसका कत्ल हुआ है, जैसे कातिल जिसने कत्ल किया, मकतूल जो मरा, जिसका कत्ल हुआ वो मकतूल। इन्होंने कहा रॉ CIA मोसाद स्पाई की कहानियां सुनाए, तो जल्दी सुनाऊंगा जिया। खुश रहो, अच्छी रहो। इसके अलावा रुपेश नायक हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की है। परावी पाटिल, इन्होंने लिखा कि आप क्राइम की खबरें करते रहते हैं सब कुछ, फिर भी इतना कूल हैं, और मैं तो क्राइम रिपोर्टिंग या करती नहीं, पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो परावी गुस्सा से कभी कुछ होता नहीं है, अपना ही नुकसान होता है। तो कूल रहो, कूल रहना बड़ा आसान काम है। गुस्सा आए, पुराना फार्मूला 1 से 10 तक की गिनती कर लो, न जाए तो फिर 10 की गिनती को आगे बढ़ाओ, 20 तक करो, फिर 30 तक करो, कम हो जाएगा। सावन, ये गुजरात से हैं, थैंक यू सो मच। अच्छा, इन्होंने वो देखा अभी इंडियन प्रेडेटर, इन्होंने कहा कि मेरा उन्होंने नाम देखा, हाँ मैं उसमें क्राइम कंसल्टेंट हूँ, और एक चेहरा भी बीच में देखा था। नेक्स्ट नवंबर में एक सीरीज आएगा, उससे पहले मैं आपको ज़रूर बताऊंगा प्राइम वीडियो पे, पूरी डिटेल आने से पहले। इसके अलावा सावन, ये पडवी सावन जी थे। माशूक आलम, थैंक यू सो मच, प्रयागराज से हैं ये, आपके मेल के लिए और एक कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा फैसल, ये बोस्टन से हैं, थैंक यू सो मच फैसल। और इन्होंने जो आपने सजेशन दी है उस पर अमल करेंगे, और साथ ही इन्होंने 2 स्टोरी की फरमाइश भी की है। जरीन खान, आपने जिस स्टोरी की फरमाइश की ऑलरेडी मैं सुना चुका हूँ, इसी कहानी की लिस्ट में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा लोपा मुद्रा, थैंक यू सो मच लोपा। अभय वर्धान, और इसके अलावा अभय वर्धान और कुमार गौरविंदो, उन्होंने और भी कई लोगों ने सवाल पूछा कि कल की सिंगापुर वाली कहानी में क्या पड़ोसियों से पूछताछ नहीं की थी पुलिस ने कि इन सबको खाना परोसा गया था। तो पड़ोसियों से पूछा गया था, उन्होंने कहा हमें खाना तो खिलाया गया था, पर हमें नहीं मालूम कि खाना क्या था, क्योंकि उसमें तो वेज था, सब्जी थी और करी थी, तो हमें कोई आइडिया नहीं। तो ये पूछताछ हुई थी। और दूसरा, एक लोगों ने पूछा बहुत सारे कि ये मुखबिर को कैसे पता चला कि डिटेक्टिव को उसने जाकर बताया कि दिसंबर में 84 में ऐसा एक मर्डर 3 भाइयों ने किया है। तो उस मुखबिर ने, इसलिए जो पुलिस का खबरी था वो कहीं बैठा हुआ था, और जहाँ पे ये तीनों बैठे हुए थे, ये लोग शायद ड्रिंक कर रहे थे, और उसमें उन्होंने उसका जिक्र किया, उसके कानों तक बात आई, और तब उसने जाकर आगे बताई थी बात। अक्सर जो कातिल या क्रिमिनल होते हैं वो हल्के फुल्के माहौल में या नशे में कई बार उगल देते हैं बहुत कुछ। यशपाल बिश्नोई, सही लिखा आपने यशपाल जी, आपके पूरा मेल पढ़ा मैंने ऊपर से नीचे तक, और आपकी बातों से सहमत हूँ। आपकी इस बिरादरी और समाज में जो काम किया उससे भी सहमत हूँ। तपन मजुमदार वेस्ट बंगाल की कोई कहानी सुनना चाहते हैं। इसके अलावा रोशन राज भी एक कहानी सुनना चाहते हैं। सिद्धार्थ चक्रवर्ती, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। शाहनवाज आलम एक कहानी की फरमाइश की इन्होंने। गणेश यादव हैं। इसके अलावा जुबैर सुहेल हैं, बल्कि जुबैर शेख हैं। और सलमान खान हिरन शिकार केस की कहानी सुनना चाहते हैं, वो ऑलरेडी मैं सुना चुका हूँ। तो आज कहानी में इतना ही है। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।